नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा मध्यकालीन इतिहास का एपिसोड नंबर 17 है। एक बेहतर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक की। मेरा नाम मिलन मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य विवाद था उसे भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। अब हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा। तो 1325 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लिखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है कब दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक बनता है दिल्ली का सुल्तान। तो आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। दिल्ली का सुल्तान बनता है। सुल्तान बनता है। अगर हम बात करें कि ये कब तक दिल्ली पर शासन करेगा, तो इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक होता है। 1325 से 1351 तक यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। तो आप लिखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो इसके पहले पूर्व सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्हीं का पुत्र था। तो आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब मोहम्मद ही है। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। तुगलक का पुत्र था। अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम जौना खां था या फ़खरुद्दीन भी था इसका वास्तविक नाम। तो आप लिखेंगे कि इसका वास्तविक नाम, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम, मैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की ही बात कर रहा हूँ, ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है इसलिए आप समझ जाइएगा। मैं बार बार ये नहीं लिखूँगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम, ज़्यादा नहीं लिखना है। आप लिख लिया कीजिए अपनी नोटबुक में कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो इसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था फ़खरुद्दीन। फ़खरुद्दीन इसका वास्तविक नाम था, लेकिन प्रसिद्ध किस नाम से हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसे प्रसिद्धि किससे मिली थी? तो प्रसिद्ध हुआ था यह जौना खां के नाम से। प्रसिद्ध हुआ यह जौना खां के नाम से। जौना खां इसी का नाम था और इसने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे और बहुत सारे सैन्य अभियानों में इसने विजय भी प्राप्त की थी। अगर हम बात करें जौना खां, तो इसका प्रसिद्धि वाला नाम है, यानी कि आपने इसके पहले जब गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि वारंगल अभियान का नेतृत्व भी जौना खां ने किया था। जाजनगर अभियान उड़ीसा का नेतृत्व भी जौना खां ने किया था और जौना खां गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था। जौना खां के बारे में एक उल्लेख भी मिलता है, एक अभिलेख में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में? तो आप लिखेंगे, परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको लिखाते हुए चलूँगा। जाजनगर के, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन आज जब हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं तो एक बार आपको रिकॉल करा दें और आप इसमें भी लिख लें। जाजनगर के राजमुंदरी अभिलेख में जौना खां को उलूग खां कहा गया है। इससे पता चलता है कि जौना खां ने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। तो आप लिख लीजिए कि जाजनगर के राजमुंदरी अभिलेख में, राजमुंदरी अभिलेख में जौना खां को
उलूग खां कहा गया है? उलूग खां कहा गया है, कहा गया है। इससे पता चलता है कि जौना खां ने उलूग खां की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि? उलूग खां की उपाधि भी धारण की थी। तो परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में पता चलता है कि जौना खां को उलूग खां कहा गया है, या ये भी पूछ सकता है कि किस अभिलेख में पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां कहा गया है। तो वो है राजमुंद्री अभिलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बात हमेशा नोट रखिएगा आप, क्योंकि परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा। जो जौना खां है इसका बाद में नाम मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, क्योंकि जब 1325 में ये दिल्ली का सुल्तान बनता है तो ये मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण करता है। तो आप लिखेंगे कि दिल्ली का सुल्तान बनते ही, दिल्ली का सुल्तान बनकर यह मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण करता है। मोहम्मद तुगलक शाह, तुगलक शाह की उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है, और जिसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? तो आप लिख लीजिएगा, इसके बाद इसका नाम हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसे इतिहास का सबसे बुद्धिमान, या आप कह सकते हैं सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है। यानी कि पूरे भारतीय इतिहास का सबसे शिक्षित और पढ़ा लिखा हुआ सुल्तान या शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसके कार्यों से ये पता चलता है कि ये पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख था। कई इतिहासकार इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो गया कि इसकी एक भी योजनाएं आगे सफल नहीं होगी। चाहे राजधानी परिवर्तन हो, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सिक्कों का प्रचलन हो, इसने सिक्के भी चलाए थे, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें थी, जैसे कि कृषि पर टैक्स इसने लगाया था। तो ये सारी जो योजनाएं थीं ये असफल हो गई थी इसकी, और इसके सैन्य अभियान भी कई असफल हुए थे। इसलिए इतिहासकार इसे पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख सुल्तान बताते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कौन सा है? तो आप लिखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है, को भारतीय इतिहास का या आप ये भी लिख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, यानी इसने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की थी, तो शिक्षित शासक माना जाता है, शासक माना जाता है। इसकी योग्यताएं क्या थी? तो इससे गणित का भी अच्छा ज्ञान था। आप लिखेंगे कि ये गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र जो होता है, खगोल शास्त्र होता नहीं, तो खगोल का अच्छा विद्वान था, अच्छा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षित तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसकी जो योजनाएं थीं वो सभी असफल हो गई थीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन गई कि वो असफल हो गई, और कुछ इसने गलत निर्णयों के कारण, गलत तरीके से या गलत टाइम पर प्रयोग करने से क्या हुआ कि इसकी नीतियां असफल रहीं। इसने अच्छा सोचकर ही नीतियां लागू की थी, लेकिन सारी नीतियां असफल हुई, इसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक भी कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा कि इतिहासकार इसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहते हैं। इतिहासकार इसे
पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख शासक कहते हैं। मूर्ख शासक कहते हैं। इसके शासनकाल में साम्राज्य संगठित भी बहुत तेजी से हुआ और साम्राज्य का विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ। तो आप लिख लेंगे कि इसके शासनकाल में क्या हुआ कि साम्राज्य का संगठन भी तेजी से हुआ। इसके साम्राज्य में या इसके शासनकाल में साम्राज्य तेजी से संगठित हुआ। साम्राज्य तेजी से संगठित हुआ तथा शासन के अंत में, जब इसका शासन समाप्त होने वाला था, तथा शासन के अंत में तेजी से विघटित हुआ। शासन के अंत में तेजी से विघटित हुआ। तेजी से विघटित हुआ। यानी कि इसके शासनकाल में आप देखेंगे तो इसने साम्राज्य को संगठित तो कर लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसका साम्राज्य विघटित हो गया और जनता भी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है रूम। और मैंने सोचा क्लास ले लूँ, कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, एक ज़रूरी काम आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, कभी कभी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क आ जाता है तो जाना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस रोज़ लिया करूं। महत्वपूर्ण बात एक और है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके शासनकाल में एक विदेशी यात्री भी आया था, तो उसके बारे में परीक्षा से प्रश्न पूछा जाता है और उसका नाम था इब्न तूता। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लाइन आपने लिख ली होगी, इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इतने में तब कवर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने बताई है, इसके शासनकाल में जो राज्य है वो बहुत जल्दी संगठित होगा, लेकिन अंत में विघटित भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के शासनकाल में क्या हुआ कि एक विदेशी यात्री आया। आप लिखेंगे कि 1333 में इसी के शासनकाल में, यानी कि किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसी के शासनकाल में एक विदेशी यात्री भारत आया। अगर हम बात करें कि उस विदेशी आदमी का नाम क्या था, यात्री का नाम क्या था, तो उस विदेशी यात्री का नाम था इब्न बतूता उसका नाम था। और ये कहाँ से आया था, तो ये आया था मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप से आया था। तो आप लिखेंगे कि ये मोरक्को से आया था। और मोरक्को कहाँ पर पड़ता है, एक कंट्री है जो पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, यानी कि ये अफ्रीका से आया था। मोरक्को से भारत आया था। कहाँ पर आया था, तो ये रहने वाला, तो आप लिख लेंगे कि ये रहने वाला कहाँ का था, मोरक्को का था रहने वाला। लेकिन आया ये कहाँ पर था, तो ये आया था दिल्ली सल्तनत आया था। दिल्ली सल्तनत आया। इब्न तूता ने 7000 किलोमीटर की यात्रा करी थी। तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि इसने 7000 किलोमीटर की यात्रा की थी, किमी की यात्रा कर, यानी कि 7000 किलोमीटर चलकर यह मोरक्को यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से दिल्ली सल्तनत आया। और ये मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था, जिसका नाम था इब्न तूता। इससे परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है किताबुल रहला, और परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किताबुल रहला के लेखक कौन है, तो वो है इब्न तूता। तो आप लिख लीजिएगा। या परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया, तो वो है इब्न तूता। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसे इम्पोर्टेंट करके नोट कर लिया कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इब्न तूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का क्या नाम है, तो उस पुस्तक का नाम है
किताबुल रहला, किताब उल रहला। आप याद रखने के लिए इतना याद रख सकते हैं अंतिम का वर्ड रहला, तो इसी से आप पता कर सकते हैं कि जिस किताब के अंदर रहला लगा होगा उसे इब्न तूता ने लिखा है। यानी कि आप ऐसे ही याद कर ले कि रहला के लेखक कौन है, इब्न तूता हैं, इब्न तूता हैं, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो इब्न बतूता की ये पुस्तक थी किताबुल रहला, और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी भी मिलती है। और जब ये दिल्ली आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी, दिल्ली का काजी बना दिया था, दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। तो आप लिख लीजिएगा कि इब्न तूता को किस पद पर नियुक्त किया, तो इसे दिल्ली का काजी बना दिया था। यानी काजी एक इस्लाम धर्म में धार्मिक पद होता है, और दिल्ली का काजी कौन बना था, तो वो बना था इब्न बतूता बना था दिल्ली का काजी। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी के कहने पर चीन में एक दूत का संघ भी भेजा था। तो आप लिख लीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता के कहने पर चीन में एक गुप्तचर, या आप कह सकते हैं एक संघ भी भेजा था, दूत का संघ भी भेजा था। तो ये बातें आप नोट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें थी। और इब्न तूता के कहने पर कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में डाक विभाग की स्थापना भी की थी, डाक विभाग की शुरुआत की थी। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसके शासनकाल में डाक विभाग की स्थापना हुई, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये महत्वपूर्ण कार्य था इसका। और आज भी आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहाँ से ख़त आते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक से हुई थी। तो आप लिख लेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही डाक विभाग की स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा डाक विभाग की स्थापना की गई, तो ये सारी चीज़ें थी, हमने बेसिक डिटेल जान ली है एकदम बेहतर तरीके से। आपको मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ बता दिया है, और उम्मीद है आज के लिए इतना ही रहने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ी छोटी सी वीडियो में बनाकर इसे कर देता हूँ, और कल वाली वीडियो में हम क्या करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सैन्य अभियान थे और उसकी जो नीतियाँ थीं उसे पढ़कर बस हम मोहम्मद बिन तुगलक को एकदम कंप्लीट कर देंगे बेहतर तरीके से। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। अब हमें उसके सैन्य अभियान पढ़ने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने जान ली हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।